हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आप एमसीक्यूज़ लेकर आओ। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर ही मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ एक एमसीक्यूज़ यहाँ पर लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो एमसीक्यूज़ है वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। व्हेन वाज द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पास्ड बाय राज्यसभा? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो यहाँ पर आपने 3 पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था इसको लोकसभा में जो है कब पारित किया गया था? तो लोकसभा में इसको पारित किया गया था 28 नवंबर 2005। ठीक है, इसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को राज्यसभा में कब पारित किया गया था, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 12 दिसंबर 2005 को राज्यसभा में इसको पारित किया गया था। उसके बाद आपको पता है कोई भी बिल एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की जो असेंट है वो मैंडेटरी होती है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा इस बिल पर असेंट कब दी गई थी? तो प्रेसिडेंट असेंट जो है वो दी गई थी आपकी 9 जनवरी 2006 में। ठीक है, तो 3 डेट्स आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखो, राज्यसभा में इसको पारित किया गया था 28 नवंबर 2005 और लोकसभा में इसको कब पारित किया गया था? 12 दिसंबर 2005। यानी कि राज्यसभा में जो है इसको सबसे पहले पास किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28 नवंबर 2005। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी चैप्टर्स डज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कंटेन? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कितने अध्याय हैं? तो टोटल कितने चैप्टर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में? 11। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो कितने सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में? तो सेक्शंस है इसमें 79। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? तो चैप्टर्स अभी हमने डिस्कस किया, चैप्टर्स है इसमें 11 और सेक्शंस की बात करें तो सेक्शंस कितने हैं इसमें? 79। तो 2 डाटा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट द एनडीएमए कैन हैव इंक्लूडिंग द वाइस चेयरमैन? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। एनडीएमए बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। एनडीएमए की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो एनडीएमए के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, एनडीएमए जो है इनके जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना रहता है? 5 ईयर्स। ठीक है, उनका जो कार्यकाल है इनके मेंबर का वो रहता है 5 साल। उसके बाद अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये एक आपकी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 30 मई 2005। ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके मेंबर्स की बात करते हैं इंक्लूडिंग वाइस चेयरपर्सन, तो इसमें टोटल मेंबर्स कितने रहते हैं? 9। और यहाँ पर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनडीएमए का जो चेयरमैन है वो कौन रहता है? तो इसका चेयरमैन रहता है प्राइम मिनिस्टर। वहीं अगर बात करें कि एनडीएमए को किस सेक्शन के अंतर्गत जो है कंस्टिट्यूट किया गया था, तो इसका जो सेक्शन है, सेक्शन भी आपने याद रखना है। इसका सेक्शन है 3 क्लॉज 1। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग अप द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को बनाने के लिए। तो वो अथॉरिटी रहती है आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम एसडीएमए की बात करते हैं, यहाँ पर एसडीएमए की बात हो रही है, तो एसडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका जो है कौन चेयरपर्सन रहता है? तो इसका जो है चीफ मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन रहता है। वहीं अगर एनडीएमए की बात करें तो एनडीएमए का जो चेयरपर्सन है वो कौन रहता है? पीएम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच सेक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एसडीएमए बाय स्टेट गवर्नमेंट्स? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य सरकार द्वारा एसडीएमए की स्थापना को अनिवार्य बनाती है? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन जो है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपको ये सुनिश्चित करवाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए एसडीएमए को कंस्टिट्यूट करना मैंडेटरी है? तो कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन नंबर 14। ठीक है, तो सेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अंडर विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इज द एसडीएमए मैंडेट टू इंश्योर दैट ऑल स्टेट डिपार्टमेंट्स प्रिपेयर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत एसडीएमए को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सभी राज्य विभाग आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि किस सेक्शन के तहत एसडीएमए इंश्योर करता है
कि जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट्स है वो प्रिपेयर करे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। तो वो सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 28। क्लियर? तो दो सेक्शन हमने पढ़े, एक सेक्शन नंबर 14 और एक सेक्शन नंबर 28। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म रहती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के गठन का प्रावधान करती है? तो एनडीआरएफ जो है किस सेक्शन के अंतर्गत जो है कंस्टिट्यूट किया गया है, तो वो है सेक्शन नंबर 44 से लेकर 45। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन जो है एलाइड में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डीडीएमए इज हेडेड बाय, डीडीएमए की फुल फॉर्म क्या रहती है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसको जो है कौन हेड करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनडीआरएफ का जो डायरेक्टर जनरल है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो ये अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में बुकलेट आती है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इसको परचेज कर भी दिया है, पर जो एस्पिरेंट इस वीडियो को नया देख रहा है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000 एमसीक्यूज मिल जाते हैं और क्वेश्चंस के साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ में ही हमारी इकोनॉमिक सर्वे की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है। तो इन दो पीडीएफ्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और चैनल को ज्वाइन करिए। अब जिन व्यक्ति से चैनल ज्वाइन नहीं होता वो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाओ, @शर्मा उन्होंने सर्च करना है, @शर्मा1394। तो डायरेक्टली जो है मेरा अकाउंट वहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ्स है आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन पीडीएफ्स को आप ज़रूर परचेज करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु डेवलप्ड द ओरिजिनल अर्थक्वेक इंटेंसिटी स्केल? यहाँ पर पूछा गया है कि जो अर्थक्वेक इंटेंसिटी स्केल है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो वो डेवलप किया गया मेरकॉली के द्वारा। यहाँ पर देखो हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक रहती है अर्थक्वेक इंटेंसिटी। अगर हम अर्थक्वेक इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसको मेजर किया जाता है आज के टाइम में मॉडर्न मर्केली स्केल के ऊपर। ठीक है, ये जो स्केल रहता है इस स्केल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कितनी तक रेंज रहती है? 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो ये रेंज भी आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा बात करते हैं अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का। अगर हम अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड जो है ये मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पर। ठीक है, इंटेंसिटी मेजर की जाती है मैकॉली स्केल पर जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है वो मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पर। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, हु डेवलप्ड द स्केल यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक? यहाँ पर पूछा गया देखो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है रिक्टर के द्वारा, और इसको जो इन्वेंट करने वाले व्यक्ति थे वो थे चार्ल्स रिक्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी? आधुनिक भूकंप विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो व्यक्ति है R.D. ओल्डन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नोन एज सिस्मिक वेव? देखो सिस्मिक वेव जो है वो कहा जाता है सुनामी को, और सुनामी को ही टाइडल वेव के रूप में भी जाना जाता है। तो तीन नाम आपने सुनामी से याद रखने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इवेंट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में एब्रीवेट करते हैं PTWS? किस घटना के कारण प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली का विकास हुआ था? जो सुनामी वार्निंग सिस्टम पैसिफिक ओशियन में डेवलप की गई थी वो किस मेन इवेंट के बाद डेवलप किया गया था? हीलो सुनामी जो कि आई थी 1946। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन 16, वेयर इज द ऑपरेशनल सेंटर ऑफ द पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम लोकेटेड? प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली का परिचालन केंद्र कहाँ पे स्थापित है? तो ये स्थापित है आपका होनोलुलु हवाई में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आपने जरूर नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड है? देखो इंडिया का जो सुनामी वार्निंग सेंटर है वो सिचुएटेड है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर साइक्लोन इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन? उत्तरी अटलांटिक महासागर में चक्रवात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? देखो साइक्लोन्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर बात हो रही है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की, तो वहां पर जो है साइक्लोन को क्या कहा जाता है? हरिकेन। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन वेस्ट
ऑफ द डेट लाइन साइक्लोन्स आर रेफर टू एज। यहाँ पर पूछा गया है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में साइक्लोन को क्या कहा जाता है, तो वहां पर कहा जाता है इनको टाइफून्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। द टर्म ट्रॉपिकल साइक्लोन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन बेसिन्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साइक्लोन को कहाँ पर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, तो वो कहा जाता है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी हम बात भी करेंगे कि कहाँ पर जो है साइक्लोन को किस किस नाम से जाना जाता है। आपके लिए मैंने एक चार्ट इंक्लूड कर दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन साइक्लोन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज। यहाँ पर बात हो रही है उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो वहां पर इनको कहा जाता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और विली विली कहाँ पे कहा जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। वट आर द साइक्लोन्स रेफर टू एज इन साउथ अमेरिका। देखो साउथ अमेरिका में साइक्लोन्स को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टॉर्नोइड्स, जिसे कहा जाता है बवंडर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप चार्ट में देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर साइक्लोन्स को किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे विली विली कहाँ पे इनको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से आपने इस वीडियो को पॉज कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको नोट्स में आप अपने ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। ठीक है कि जैसे साउथ अमेरिका में साइक्लोन्स को क्या कहा जाता है, टोर्नाडो। तो इस तरह से आपने एक चार्ट फॉर्म में इसके नोट्स बना लेने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाउ लॉन्ग इज द इंडियन कोस्ट लाइन विच इज नोटेड एज द मोस्ट साइक्लोन बैटर्ड स्ट्रेच ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय तटरेखा जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, कितनी लंबी है। भारत की कितने किलोमीटर तटरेखा है जिसे जो है चक्रवात प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7516.6 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। वट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल लैंड एरिया इज प्रोन टू साइक्लोन्स। भारत के कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा चक्रवात से प्रभावित है, तो कितना परसेंट एरिया जो है इंडिया का वो साइक्लोन प्रोन है, वो है 8%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। विच रीजन ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन इज मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। भारतीय तटरेखा का कौन सा क्षेत्र चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है। इंडियन कोस्ट लाइन में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है साइक्लोन का वो देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल, जो कि आपको ईस्ट कोस्ट में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। विच स्टेट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया आर जनरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन। देखो अभी हमने प्रीवियसली बात की कि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है साइक्लोन का वो आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न कोस्ट पे। तो ईस्टर्न कोस्ट पे सबसे ज्यादा किन किन स्टेट्स पर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो वो स्टेट्स नोट कर लो। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच स्टेट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया आर जनरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वेस्ट साइड में कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है साइक्लोन का, तो वो स्टेट्स है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच डिपार्टमेंट इज द नोडल अथॉरिटी फॉर विंड डिटेक्शन ट्रैकिंग एंड फॉरकास्टिंग साइक्लोन्स इन इंडिया। भारत में चक्रवातों का पता लगाने, ट्रैकिंग और पूर्वानुमान लगाने के लिए नोडल प्राधिकरण कौन सा विभाग है। कौन सा जो विभाग है इंडिया में वो देखता है आपका फॉरकास्टिंग ऑफ साइक्लोन, तो वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो और कौन कौन सी जो नोडल मिनिस्ट्रीज है, जैसे हम बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर की, तो इसको कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसी तरह से बात करते हैं जैसे केमिकल डिजास्टर, इसको कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। बायोलॉजिकल डिजास्टर इसको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। न्यूक्लियर डिजास्टर इसको देखता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इस तरह से आपने इस वीडियो को पॉज करना है और सारी जो मिनिस्ट्रीज है वो आपने नोट कर लेनी है कि कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो किस डिजास्टर के साथ डील करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। विच सैटेलाइट सिस्टम इज यूज्ड फॉर साइक्लोन ट्रैकिंग इन इंडिया। भारत में चक्रवात ट्रेनिंग के लिए किस उपग्रह प्रणाली का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इंडिया में साइक्लोन ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है किस सैटेलाइट का, इनसैट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 30। वट परसेंटेज ऑफ लैंड इन इंडिया इज प्रोन टू फ्लड्स। अभी हमने बात की थी कि साइक्लोन प्रोन एरिया कितना है इंडिया का, वो है 8%। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्लड प्रोन एरिया कितना है इंडिया का, फ्लड प्रोन एरिया है 12%। तो दो डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच रिवर बेसिन्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्लड्स इन इंडिया। भारत में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित नदी घाटियां कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लड है वो किस रिवर बेसिन में आपको देखने को मिलता है, तो वो रिवर है एक तो गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, नॉर्थ वेस्टर्न रिवर बेसिन, पेनिनसुलर रिवर बेसिन एंड कोस्टल रीजन।
तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्लड जो है देखने को मिलता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच स्टेट्स इन इंडिया आर सेवरली प्रोन टू फ्लड्स? भारत में कौन से राज्य बाढ़ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? तो भारत में सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो स्टेट्स है वो है असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। तो ये 4 स्टेट्स आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है? जिसमें जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच रिवर बेसिन्स आर पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र बेसिन? ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन सी नदी शामिल है? देखो ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन सी रिवर्स आती है? एक हो गया बराक, हो गया तिस्ता, हो गया तोरसा, हो गया सुबनसिरी, हो गया, ठीक है, संकोश हो गया, दिहांग हो गया और लोहित हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। ड्यूरिंग विच मंथ्स 85% ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल कंसंट्रेटेड? भारत में वार्षिक वर्षा का 85% किस महीने में केंद्रित होता है? इंडिया में 85% जो रेनफॉल है वो देखने को मिलता है जून से सितंबर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट नेचुरल फिनोमिना में इंडिकेटेड पोटेंशियल फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज? तटीय क्षेत्रों में संभावित बाढ़ का संकेत कौन सी प्राकृतिक घटनाएं दे सकती है? तो अगर हम इन 4 ऑप्शंस को देखें तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव आंसर है वो होगा हाई टाइड्स विद हाई विंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। विच एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग फ्लड वार्निंग्स इन इंडिया? कौन सी एजेंसी जो है इंडिया में जो फ्लड वार्निंग्स को इशू करती है? तो वो एजेंसी आपने याद रखनी है CWC, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल वाटर कमीशन। एक हो गया आपका इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और तीसरा हो गया आपका वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इन डिपार्टमेंट्स के पास अथॉरिटी है जो कि फ्लड वार्निंग्स को इशू करती है। क्लियर? अगला है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल एरिया इज प्रोन टू ड्रॉट? अभी तक हमने क्या बात की? साइक्लोन प्रोन जो एरिया है वो कितना परसेंट है? 8%। फ्लड प्रोन एरिया कितना है? 12%। और यहाँ पर हम बात करेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया कितना है, तो वो है 68%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी तालुकास आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 7 to 5 आर ड्रॉट प्रोन इन इंडिया? भारत में कुल 725 में से कितने तालुका सूखाग्रस्त है? वो डाटा है 315। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इन विच ईयर डिड मोर देन 8 स्टेट्स सफर द इम्पैक्ट ऑफ सीवियर ड्रॉट? किस वर्ष 8 से अधिक राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा था? तो किस साल सूखा देखने को मिला था? वर्ष 2001 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। विच स्टेट एक्सपीरियंस द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ ड्रॉट इन 2003? किस राज्य ने 2003 में लगातार चौथे वर्ष सूखा झेला था? तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो सबसे ज़्यादा जो ड्राइएस्ट स्टेट देखने को मिलता है वो है राजस्थान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। आपको वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हमने इसका पार्ट 1 यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे, उनको हम सेपरेट वीडियो पार्ट्स में डिस्कस करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।